आपको पता है मेरे चैंपियंस, कभी भी किसी भी एंड डिजिट भी जीरो अगर लाना होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 कंपलसरी होना चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं है तो वो एंड डिजिट नहीं होता है। तो ये बोलेगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो बेटा ये रिवीजन पर्पज में, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो मैराथन जाकर के पहले कंप्लीट करो एंड देन उसके बाद इस वीडियो को अच्छे तरीके से रिवाइज करके चले जाओगे ना 20 मिनट में एग्जाम के, जब आप चल रहे होगे रास्ते में, इस वीडियो को बस एयरफोन लगा करके सुनते चले जाना, सारे फॉर्मूले दिमाग में फिट हो जाएंगे क्योंकि मैं पूरा बोल बोल के सुना रहा हूं। जय हिंद चैंप्स, आज एक ऐसी वीडियो तुम्हें देने जा रहा हूं बेटा, जो वीडियो सिर्फ आज के लिए ही नहीं, जब आप एग्जाम के एक दिन पहले भी बैठोगे तो इस वीडियो से यानी 20 मिनट में पूरी की पूरी मैथ रिवाइज करके जाओगे। ये मेरा वादा है आपसे। पूरे 12 घंटे की जो महामैराथन मैंने लगाया था 10 जनवरी को, अगर जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा था यानी उस महामैराथन की क्लास में आप अटेंड थे, तो मेरे चैंपियंस आप लोगों के लिए 20 मिनट तो और रामबाण साबित होगी, क्योंकि एक बार फिर से आप पूरी मैथ्स केवल 20 मिनट में रिवाइज कर लोगे। ये मेरा तुमसे वादा है। बाकी जो भी बच्चे इस वीडियो में पहली बार आए हैं, क्लास में पहली बार आए, बस 20 मिनट तक वेट कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उसका रिवीजन कैसे करना है, किस तरीके की टेक्निक अपनानी है। ये मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को दिया था एग्जाम से 4 दिन पहले, लेकिन इस बार इस वीडियो को मैं कम से कम 1 महीने पहले दे रहा हूं ताकि तुम अभी भी रिवाइज कर लो, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो बेटा, एंड देन उसके बाद एग्जाम के समय में भी ये नोट्स तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। जिन बच्चों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको जाकर के फॉलो कर लो। इसकी पीडीएफ सिर्फ इंस्टाग्राम पर दी जाएगी और कहीं पर भी नहीं। कमेंट में वहां पर लिखना, एक रील दी जाएगी आपको, उस रील के नीचे कमेंट करके लिखना पीडीएफ, आपको वहां पर पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए बिना किसी देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं और आइए समझते हैं सबसे पहले चैप्टर 1। ध्यान से समझना बेटा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे पॉइंट्स नोट करते रहना। मैं फास्ट फॉरवर्ड में समझाऊंगा क्योंकि 20 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करना है। सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में 4 टॉपिक्स पर क्वेश्चन बनते हैं। एक कहता है एचसीएफ एलसीएम पर, दूसरा एंड डिजिट, प्रूव इरेशनल और वर्ड प्रॉब्लम पर। वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम पर पूछते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम पर सवाल आता है उनके रिलेशन पर, यानी 2 कंडीशंस होता है, एक फार्मूला होता है एचसीएफ एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स a into b। पहले कंडीशन, इन पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है एक्सपोनेंट एंड पावर पर, मतलब आपको पता है आजकल बहुत एग्जामिनर पूछ रहा है, मतलब उसके एक्सपोनेंट एंड पावर कोई भी नंबर दे देता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो एक्सपोनेंट एंड पावर के बेस पर बनेगा। उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या फिर उसकी x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x + y 3m - 2n की वैल्यू, मतलब आपको स्प्लिट करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा एंड देन उसके बाद m और n की वैल्यू निकाल करके उसमें पुट करके 3m + 2n 3m - 2m ऐसे कुछ क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ कंपोजिट प्राइम नंबर के बेस पर एट लीस्ट, मतलब लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, इनके बीच के रेशियो क्वेश्चन पूछेगा, इस पर बेस क्वेश्चन सवाल बनते हैं। दूसरा होता है एंड डिजिट विद जीरो। आपको पता है मेरे चैंपियंस, कभी भी किसी भी एंड डिजिट विद जीरो अगर लाना होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 कंपलसरी होना चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं है तो वो एंड डिजिट नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रूफ इरेशनल, जैसे √5 का इरेशनल प्रूफ करो, √3 का इरेशनल प्रूफ करो, √2 - √5, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो दोनों को टेकिंग स्क्वायर एंड बोथ साइड करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये कंडीशंस रहा। वर्ड प्रॉब्लम पर चलते हैं बेटा। वर्ड प्रॉब्लम पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने एचसीएफ और एलसीएम बेस पर दे रखे हैं कि किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम बेस पर सवाल बनते हैं। बेटा आप लोग देख सकते हो 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना। जो भी मैंने अभी 2 पॉइंट समझाए उसके बेस पर ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रख लिए हैं कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट उसके बाद बोलते हैं बेटा इरेशनल के बेस पर कैसे सवाल बनते हैं। तो कॉन्जुगेट पेयर के बेस पर सवाल बन सकते हैं। कॉन्जुगेट का पेयर का मतलब होता है जुड़वा भाई। कुछ इस तरीके से अगर कोई नंबर्स होता है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर बस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चा गलती करता है तो इसके भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखे। जैसे एचसीएफ अगर कैसे पहचानना होगा कि सवाल में आपको क्या निकालना है, तो जब ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, एटमोस्ट एंड लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम ये सारे कीवर्ड आ जाएंगे तो आपको एचसीएफ निकालना है। वहीं स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, एटलीस्ट, मिनिमम, टुगेदर, बोथ, सर्कुलर, बेस्ड, रिंग, बेल, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप एलसीएम निकालोगे। इन सबके कॉम्बिनेशन के साथ में अगर इनके जस्ट पहले द नंबर ऑफ वर्ड आ जाए, या फिर तुम्हें ऐसा फील हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पर काउंटिंग नंबर की फीलिंग आ रही है, जैसे मैं पूछूं कि आपकी क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं बट नहीं है, कि बाहर वाले बंदों को बुला करके बोला जाए कि भैया मुझे बताओ इस क्लास में फर्स्ट रो में 5 बैठ रहे हैं, ऐसे 10 रो है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, मतलब कितने क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो ये बाहर वाला बंदा नहीं बता पाएगा। ऐसे क्या पता चल रहा है, हमें टोटल काउंटिंग नंबर आपकी बात हो रही है। तो इस कंडीशन में आपको तीसरा स्टेप लगाना पड़ता है, चाहे इन दोनों के साथ में ही क्वेश्चन क्यों ना पूछा गया हो, तब आप ना एचसीएफ लगाओगे ना एलसीएम, हमेशा 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे। पहले एचसीएफ निकालोगे, फिर नंबर को ऐड करोगे, उसके बाद डिवाइड कर दोगे, उस एचसीएफ से आपका आंसर आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लास्ट में रिमाइंडर बेस पर सवाल आता है और इस बार 2026 में रिमाइंडर बेस पर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एचसीएफ अगर पूछता है तो सबसे पहले रिमाइंडर को गिवन नंबर में से माइनस करोगे एंड देन जो आंसर आता है उसको एचसीएफ में, फिर एचसीएफ निकालोगे। एलसीएम में क्या कैटेगरीज होती है, 99% श्योर क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो आंसर आता है उसमें रिमाइंडर को प्लस करो या माइनस करो, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन पर होता है। पॉइंट नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरोस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन द जीरो, तो ऐसा पूछता है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, एक जीरो में मतलब उसका सम और प्रोडक्ट दोनों का बराबर होता है। तो ये सबसे स्मार्टेस्ट और शॉर्टेस्ट तरीका होता है बेटा विद इन सेकंड क्वेश्चंस को निकालने का, क्योंकि एमसीक्यूज यहां से भर भर के पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा ये चैप्टर 1 नंबर के क्वेश्चन पर बिलोंग करता है और 3 नंबर पे पूछता है। तो वो आपको पता है बेटा कि जो आपका इस तरीके से रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट पर सवाल निकालते हो और वहां पर आपके सामने कोई क्वेश्चंस आते हैं तो 2 नंबर से ज्यादा या 3 नंबर से ज्यादा इस पर बेस्ड क्वेश्चन सवाल नहीं पूछते। केस स्टडी बहुत रेयर केसेस में पूछी जाती है, बट ऐसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं डेली शाम को 7 बजे वाली क्लास में हम लोग करवाते रहते हैं केस स्टडी भी। तो आपको याद रखना रेसिप्रोकल C =
ए नेगेटिव बी बराबर जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस बी बराबर सी। जीरोस टाइम्स का मतलब होता है बेटा कोई एक जीरो दूसरे का 6 टाइम है, 5 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, ऐसे सवाल आते हैं तो उसको मल्टीप्लाई, एक को अल्फा मान लो, कोई 5 टाइम्स है तो 5 अल्फा मान लो, दूसरे को अल्फा मानो, तीसरा 7 टाइम्स है तो 7 टाइम्स, ऐसे 7 अल्फा मान लो। एक जीरो गिवन होकर के दूसरा जीरो पूछ सकता है, ऐसे सवाल यहाँ पर बनते हैं बेटा। ये रहा दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मुला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बेटा। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट पर एक 3 नंबर का सवाल कंफर्म आएगा, अच्छे से पढ़ लेना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इनटू बीटा बराबर सी बाई ए। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसके प्लेस पर आपको ये फिल करना है, आंसर को लगा देना। बाकी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मुला होता है। पॉइंट चैप्टर नंबर 3 पर बात करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर बहुत इजी है, यहाँ पर बस ग्राफिकल मेथड अच्छे से तुम्हारा तैयार होना चाहिए। और दूसरा वर्ड प्रॉब्लम के सवाल यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। ग्राफिकल मेथड में 3 चीजें आती हैं, इंटरसेक्टिंग होता है, कंसिस्टेंटिंग होता है, उसके बाद आता है आपका पैरेलल लाइंस के बारे में, यानी जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2 को दिखाता है। उसी तरीके से कंसिस्टेंट होता है यहाँ पर जिसको कंसाइड को दिखाता है, जहां पर तीनों के तीनों बराबर होते हैं। फिर पैरेलल साइड के बारे में पूछा जाता है, जहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, मतलब आपको पता होता है कि जो इनकंसिस्टेंट होते हैं, पैरेलल होते हैं, वो हमारे नो सॉल्यूशन को दिखाते हैं। उस केस में a1 a2 b1 b2 बराबर होता है, बट c1 c2 बराबर नहीं होता है। उसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? एज बेस्ड बनते हैं, नंबर बेस्ड बनते हैं, फ्रैक्शन बेस्ड बनते हैं, बोट एंड स्ट्रीम एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये सवाल एक्सेप्शनल है, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं आता है, कुछ बच्चे बोलते हैं आता है, बट डोंट वरी बच्चा, तुम्हें पढ़ करके जाना है। इस पर सवाल कंफर्म हो सकता है कि 26 में आपको देखने को मिल सकता है। इस पर एक और सवाल बनते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पर, जब आपको 2 लीनियर इक्वेशन दे दिए जाते हैं और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए बोलता है, ग्राफ बनाने के लिए बोलता है। शाम को 7 बजे वाली क्लास में डेली करवाता हूं, आकर के देख लेना बेटा। यहां से भी केस स्टडी बहुत कम बनता है। आइए चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहता है कि आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0। इसमें भी वही कंडीशंस होता है, आपको बस इतना याद रखना है, वो जो रेसिप्रोकल वो जीरोस, वो आपका नेगेटिव टर्म्स, और दूसरा सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है, जो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था वो भी यहां पर आता है। लेकिन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने का। जब भी आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे b स्क्वायर माइनस 4ac से। उसके बाद अगर d बड़ा होता है तो पॉजिटिव एंड रेशनल एंड डिस्टिंक्ट बनता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट बनता है। d बराबर 0 रियल एंड इक्वल बनता है। रिपीटेड रूट्स भी इसके बनते हैं बच्चा। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है, मतलब नेगेटिव होता है, तो नो रियल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो तो उसको केवल रियल बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर d की वैल्यू रैशनल पूछा गया है कि आप मुझे बताओ कोई रूट्स रैशनल है कि नहीं, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी, मस्ट भी बोल दो या शुड भी बोल दो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो आपका रैशनल रूट्स बनेगा, नहीं तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इनटू बीटा बराबर सी बाई ए, जो कि फार्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी आप पढ़ते हो। सबसे अच्छा फार्मूला यहां पर है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको सिद्धाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला। वहीं दूसरी तरफ इस वर्ड प्रॉब्लम से आपको नंबर बेस्ड, डिस्टेंस बेस्ड, सबसे ज्यादा आपको ये दोनों चीजें पढ़नी है बेटा। मैन एंड वर्क पाई बेस पर जो सवाल आते हैं इस चैप्टर से छोड़ना नहीं है। और तीसरा, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस है। ये हर एक सवाल पूछता है, हर एक ईयर पूछा गया है बेटा। इसके पैटर्न्स मैंने आपके इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देखना। 1 घंटे की मैंने लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के कंबाइंड चैप्टर 1 घंटे में प्लेलिस्ट नंबर 27 जाकर के देख लेना। वहां पर मैंने दोनों के तरीके, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स सब कुछ पढ़ा रखा है। जो बच्चों ने नहीं देखा जाकर के देख लो, कंप्लीट हो जाएगा बेटा। वही बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी जानना चाहिए। यहाँ पर 5 पांडवों की हेल्प से मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर। 5 पांडव कौन कौन से होते हैं? ए होता है, डी होता है, एन, एसएन और एन होता है। ए को फर्स्ट टर्म, डी को कॉमन डिफरेंस, एन को nth टर्म या पोजीशन वैल्यू भी बोला जाता है, सम ऑफ एन nth टर्म बोला जाता है एन को, और नंबर ऑफ टर्म्स एसएन को बोला जाता है सम ऑफ nth टर्म, और एन को बोला जाता है नंबर ऑफ टर्म। अब कैसे पहचानोगे कि सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो हमेशा याद रखना बेटा, जब कभी भी हाउ मेनी, विच, डिविजिबल, मल्टीपल, नंबर ऑफ टर्म्स, रो, नंबर ऑफ रो, या क्वेश्चन टाइप जैसे विच, हुज, ये सारे अगर वर्ड आते हैं तो हमेशा याद रखना उस क्वेश्चन में केवल और केवल तुम्हें एन की वैल्यू ही निकालनी होगी। बाकी की सभी की वैल्यू जो होगा वो कहीं ना कहीं छुपा होगा बेटा, हिडन होगा, उसको तुम्हें फाइंड करना है और फॉर्मूले में रख करके आपको एन निकालना है। अब बात आती है कि तुम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, तो याद रखना बेटा, अगर केवल ये सारे कीवर्ड आए तो हमेशा आप एन का फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर इनके साथ सम या टोटल वर्ड आ जाता है तो आप एसएन का फॉर्मूला यूज करोगे। इनमें भी 2 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जब क्वेश्चन में आपको फ्रॉम लास्ट एंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करके ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी यूज करोगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होता है तो सम के कैटेगरी में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ताकि जल्दी से और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ कॉमन डिफरेंस निकालने का T2 - T1 होता है। सेकंड टर्म्स फाइंड करने का, मतलब nth टर्म फाइंड करने का, जब आपके पास सम दे रखा हो तो SN - 1 होता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी ऐसे सिनेरियो में क्वेश्चन पूछते हैं और तुम्हारे पास ना फर्स्ट टर्म गिवन होता है ना कॉमन डिफरेंस, तो ऑलवेज रिमेंबर n की वैल्यू 1 2 3 रख करके हम सवालों को इसमें पुट करते हैं, एंड देन वी फाइंड द आंसर कि a मिलता है, d मिलता है, एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट निकलते हैं बेटा ट्रायंगल्स पर। ट्रायंगल्स का कॉन्फिडेंस, ये ट्रायंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है
कि बस मुझे दो चीजें चाहिए, एक बीपीटी थ्योरम्स, अगर बीपीटी पता है, बीपीटी अच्छे तरीके से आता है तो हम सवालों को उड़ा सकते हैं बेटा। उस बीपीटी का ट्रिक्स मैंने दे रखा है कि जब भी एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है बेटा, हमेशा याद रखना कि जब बात पैरेलल लाइंस की हो, मतलब एक ट्रायंगल है बेटा, ये पैरेलल लाइंस होता है ना, जब इन बात की पैरेलल होती है तो छोटा ट्रायंगल अपॉन में बड़ा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगता है, और जब पैरेलल लाइन के बारे में ना बात हो, केवल इन चार साइडों के बारे में बात हो, तो जैसा देश वैसा बेस, मतलब जो रेशियो यहां लगाओगे वही रेशियो लेफ्ट में राइट में कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप लोग यूज करते हो। उसके हिसाब से सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल तीन तरीके से होते हैं, मतलब ट्रिपल ए या डबल ए या फिर एसएएस या ट्रिपल एस से आप लोग प्रूव कर सकते हो, और आप लोगों ने देखा भी है। वही बीपीटी और कन्वर्स रिवर्स बीपीटी कह लो या कन्वर्स बीपीटी कह लो बेटा, ये कंफर्म हर साल पूछे गए, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना। इस बार भी 26 में 5 नंबर के लिए आएगा बेटा, गारंटेड आएगा, इसलिए दोनों को प्रूव कर लेना थ्योरम्स को पढ़ने का। प्रूफ टाइप के सवालों को एनसीईआरटी पढ़ करके जाना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी, इस चैप्टर के एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक भी सवाल मत छोड़ना मेरे चैंपियंस, क्योंकि ट्रायंगल से डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या कंडीशन होता है, उसमें एक चीज याद रखना, अगर डिस्टेंस वर्टेक्स इक्वी डिस्टेंस ऐसा कोई कीवर्ड आता है तो केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, कोलिनियर भी आता है तो भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ab बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आता है। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कहीं पर भी डिवाइडेड पार्ट रेशियो ये सारे वर्ड आते हैं तो आप यूज करोगे सेक्शन फॉर्मूला का, और उसमें भी इंटरनल फॉर्मूला यूज करोगे इंटरनली का। अगर एक्सटर्नली का बोला है तो बस केवल माइनस कर दोगे बेटा। कहीं कहीं पर m1 m2 लिखा होता है, कहीं कहीं पर m और n भी यूज करा था, तो आप जो भी यूज करते हो वही करते रहो। आपको फॉर्मूला पता है कि x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बराबर m प्लस n। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं, कोई ये बोलेगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो बेटा ये रिवीजन पर्पस में, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो मैराथन जाकर के पहले कंप्लीट करो, एंड देन उसके बाद इस वीडियो को अच्छे तरीके से रिवाइज करके चले जाओगे ना, 20 मिनट में एग्जाम के जब आप चल रहे होगे रास्ते में, इस वीडियो को बस एयरफोन लगा करके सुनते चले जाना, सारे फॉर्मूले दिमाग में फिट हो जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा बोल बोल के सुना रहा हूं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर इसका रेशियो मिड पॉइंट का होता है, हमेशा याद रखना मिड पॉइंट का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है, और इसका फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, यहां पर प्लस रहेंगे बच्चा, कि जब रेशियो x एक्सिस से पूछा जाता है और एमसीक्यूज में हमेशा पूछा जाता है, तो इस सवाल को करने में हो सकता है 2 से 3 मिनट लग जाता है बाकी बच्चों को, लेकिन तुम्हें आज से लगेगा बेटा 1 सेकंड से 2 सेकंड। क्या लगाना है याद रखना, अगर रेशियो x एक्सिस से पूछा जाता है तो y की वैल्यू लगाएंगे, यानी my2 प्लस ny1 बराबर 0 करके डायरेक्टली m और n की वैल्यू k और 1 रख देना, बिकॉज रेशियो जब फाइंड करना होता है तो रेशियो बनता है k:1। ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हें पता है बेटा, जब रेशियो x एक्सिस से होता है तो my2 प्लस ny1 बराबर 0, और जब रेशियो y से होगा तो mx2 प्लस nx1 बराबर 0 कर दोगे, m और n की वैल्यू k और 1 रख देना, बाकी x1 x2 y1 y2 की वैल्यू क्वेश्चन में से निकाल करके सेकंडों में सॉल्यूशन कर सकते हो बेटा। वहीं दूसरी तरफ कोई पैरेललोग्राम दे रखा होता है चार, तो ये याद रखना, ये 3 और ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 2 होता है बेटा। मतलब जिस कोऑर्डिनेट, जिस वर्टेक्स का, जिस डायगोनल की वर्टेक्स की वैल्यू दी रहती है x1 x3 को ऐड करके, और जिसकी वैल्यू पूछा रहता है उसके डायगोनल्स के एक छोर का माइनस कर देते हैं। x1 x3 माइनस x2, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर इस तरीके से दिया बेटा, तो ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये x3 होता है, ये x4 होता है। तो मान लो x4 निकालना है तो x1 x3 को प्लस करके x2 माइनस कर दोगे, x4 की वैल्यू निकल जाएगी। ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है कभी भी फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करने का। नाउ नेक्स्ट, बेस्ड ऑन डायगोनल के बेस पर मैंने बताया। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या होता है, साइन बराबर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। इसको याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर भोली का कॉन्सेप्ट याद रखोगे बेटा। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस cos sec, cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसका रिवर्स कर दोगे तो sec cosec और आपका cot मिल जाएगा। वहीं दूसरा अपोजिट रेशियो क्या होता है, sin बराबर 1 by cosec होता है, cosec होता है, cos बराबर 1 by sec होता है, tan बराबर 1 by cot होता है, tan थीटा बराबर sin और cos के केस में sin by cos भी होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जिसको अलग अलग पैटर्न पर, एक होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, तो sin स्क्वायर कोई पूछे तो cos को ट्रांसफर कर दोगे 1 minus cos स्क्वायर, cos स्क्वायर पूछे बेटा तो sin को ट्रांसफर कर दोगे 1 minus sin स्क्वायर। उसी तरीके से sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। sec के बारे में पूछे तो tan को ट्रांसफर कर दो, sec स्क्वायर बराबर 1 plus tan स्क्वायर, या फिर tan के बारे में कोई पूछे तो tan को इधर भेज दो 1 इधर, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। वहीं cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके एग्जाम में cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर दिया जाता है ताकि बच्चा गलती कर दे और तुम गलती कर देते हो, तो इसको याद रखना। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगर एग्जाम में cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर लिखा है तो उसका 1 नहीं होता, उसका मतलब होता है माइनस का 1। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल एक दूसरे को अपोजिट भी मतलब लिख सकता है, तो तुम्हें यही याद रखना। अगर इसके सीक्वेंस को चेंज किया तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। बाकी cosec स्क्वायर बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर होता है cosec स्क्वायर माइनस cot। ये दोनों जो फॉर्मूले होते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट पूछता है, मतलब कोई अगर sec थीटा माइनस tan थीटा होता है, जैसे ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में फॉर्मेशन में क्रिएट होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। a माइनस b का मतलब होता है यहाँ पर a माइनस b हुआ तो दूसरा a प्लस b, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन में बन जाएंगे। जैसे अगर कोई पूछता है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर x है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा बता दो, उसका उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, आंसर खत्म हो जाएगा। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी ये आइडेंटिटीज तुम्हारे दिमाग में फिट होनी चाहिए बेटा। a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a क्यू माइनस b क्यू, a क्यू प्लस b क्यू और
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पांचों के पांचों आइडेंटिटीज तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आइडेंटिटीज नहीं पता है तो क्वेश्चंस को तुम लोग गलती कर दोगे बेटा। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे सिंपल सा है कि इसमें बच्चों को समझ में नहीं आता कि बच्चा कहां से क्वेश्चंस को मतलब किस तरीके से साइन कॉस टेन थीटा कब लगाना पड़ता है। तो जब क्वेश्चंस में हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर हो तो साइन थीटा यूज करोगे, जब क्वेश्चन में बेस और परपेंडिकुलर के बारे में बात किया जा रहा हो तो कॉस थीटा यूज करोगे, जब क्वेश्चन में बेस और परपेंडिकुलर दे रखा होगा तो टेन थीटा। मतलब जो हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर होगा तो साइन, बेस परपेंडिकुलर होगा तो सॉरी बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर होगा तो साइन थीटा, और बेस और हाइपोटेनियस दे रखा होगा तो कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बिल्ड हो रहा है तो क्या यूज करोगे बेटा, आप यूज करोगे टेन थीटा। बस इस ट्रिग्नोमेट्री में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बस तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन में क्या होता है। इसके 6 सवाल बढ़ाए, जाकर के प्लेलिस्ट में देख लो, उससे बाहर तुम्हें कुछ भी नहीं आने वाला बेटा। बात करते हैं सर्कल्स में। 10 चैप्टर में सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जहां पर टेंजेंट के बेस पर सवाल बहुत बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे चैंपियंस ये वाला, जहां पर प्रूव करने के लिए आएगा कि ये दोनों को प्रूव करो, ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, 1 2 3, यही 3 एंगल्स को ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, और ये दोनों साइड आपस में बराबर होती है। इसमें से कोई भी एक प्रूव करने के लिए आएगा तो भाई आरएचएस मेथड से आप प्रूव करते हो। आरएचएस मेथड क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है बेटा, ये रेडियस होता है, और ये एक कॉमन साइड होती है। तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, आरएचएस साइड से हम ट्रायंगल को प्रूव कर लेते हैं। कुछ भी पूछेगा, पीक्यूपी टेंजेंट को बराबर करो, एंगल बराबर करो, ये वाला एंगल को बराबर करो, आप आरएचएस मेथड से बता सकते हो कि क्या होने वाला। ये कुछ टेंजेंट्स के बारे में कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स होती है, दोनों बराबर होते हैं, इसको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है बेटा। दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, किस तरीके से, ये दोनों एंगल्स को भी प्रूव करने के लिए मैंने आरएचएस मेथड बता दिया। दूसरा होता है बेटा कि आपको डायरेक्टली प्रूव करने के लिए दे देगा कि एक टेंजेंट की जो वैल्यू होती है ना, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा होता है। मतलब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जितना होता है उसका आधा कर दोगे तो ये टेंजेंट की वैल्यू, या टेंजेंट डबल होता है इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के। ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होता है उसका डबल कर दोगे तो टेंजेंट की वैल्यू निकल जाती है। इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। इसमें बस 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में, तो क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो। सेक्टर के बारे में पूछता है तो आपको माइनस सेक्टर थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क पूछता है, थीटा अपन में 360 इंटू 2 पाई आर होता है। माइनर मेजर सेक्टर पूछता है तो बड़े सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर में से थीटा अपन में 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा पेरीमीटर ऑफ आर्क का, पेरीमीटर आर्क बोल दो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोल दो, थीटा पर में 360 × 2 पाई आर प्लस 2r, ये वाला ऐड करना बहुत जरूरी है। वहीं सेगमेंट पर बेटा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा पर में 360 × 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। कहीं कहीं पर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा होता है तो तुम वो भी यूज कर सकते हो बेटा। मेजर सेगमेंट के लिए बड़े वाले सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। मिनट हैंड के लिए याद रखना 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, आर एंड में 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री होता है, और 1 आर में बेटा कितना होता है 30 डिग्री का बनता है थीटा की वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो ये कुछ फॉर्मुलेस हैं, क्यू के तीनों फॉर्मुलेस, क्यूबॉइड के चारों फॉर्मुलेस, ये सारे के सारे फॉर्मुलेस तुम्हें रटे होने चाहिए। अगर फॉर्मुला नहीं पता तो इन सभी फॉर्मुलेस को अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लो, इन फॉर्मुले को एक कॉपी में नोट करके चिपका दो, ताकि तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा वहीं से बनना स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर फॉर्मुला आपको नहीं पता है बेटा तो आप सवालों को उड़ा नहीं पाओगे। इसलिए इन सभी के सभी 6 के 6 आप फॉलो स्टैंडर्ड को नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं बच्चा, लेकिन इसको अच्छे तरीके से फिट कर लेना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वॉल्यूम तो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन सरफेस एरिया में बदलता है। हमें समझ में नहीं आता सीएसए कब यूज करना और कब टीएसए, तो हमेशा याद रखना जब 2 सॉलिड या 2 से ज्यादा सॉलिड को मिलाकर के क्वेश्चन बनता है तो हमेशा हम यूज करेंगे बेटा सीएसए, और उसके अलावा बाकी का जो बचता है, कोई सिंगल सॉलिड में क्वेश्चन आता है और टोटल बोझ रहा है तभी हम टीएसए लगाएंगे, वरना हम हमेशा सीएसए यूज करने वाले हैं अगर 2 सॉलिड या 2 से ज्यादा मिल करके बनाया जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स का। तो मीन के लिए फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों का फॉर्मूला पता होता है। तीनों में जो सबसे कॉम्बिनेशन होता है स्टेप डेविएशन में केवल एच जो होता है बेटा, इस पर बेस सवाल बनते हैं। डीआई यूआई, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर मैंने लिख दिया है, डीआई बराबर एक्सआई माइनस ए होता है, यूआई बराबर एक्सआई माइनस ए अपन में एच। डीआई बार अगर लिख देता है बेटा तो उसको डीआई बार का मतलब होता है समेशन एफआई डीआई अपन में, इस टोटल को हम डीआई बार बोलते हैं। इस टोटल पूरे को, एच को हटा दे, ए को हटा दे तो इसको यूआई बार बोलते हैं, मतलब यू का मीन, इसको डी का मीन भी बोला जाता है। तो ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रखना। ग्रुप डेटा के लिए, ऑड के लिए ये फॉर्मूला है, इवन के लिए आपको n/2 एंड n/2 + 1 का अपन में 2, ये मीडियन निकालने का टर्म्स है। ये मीडियन फाइंड करने का नंबर 2 नंबर कौन होगा, सिर्फ इतना है बेटा, लेकिन जब आप इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो मीडियन निकल करके आ जाएगा। ग्रुप डेटा के लिए आपके पास l + n/2 - cf अपन में f * h का फॉर्मूला होता है। और हमेशा याद रखना कि मीडियन कभी बदलता नहीं है, कब, जब हम सम कंडीशन में चेंज करते हैं या फिर ओवरऑल चेंज करते हैं। लेकिन अगर हर एक टर्म्स में ईच एंड इंडिविजुअल में चेंज करते हैं तो जितने से ईच एंड इंडिविजुअल में चेंज होता है उतने से मीडियन भी आपका चेंज हो जाता है। मॉड के लिए अनग्रुप में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना है। ग्रुप डेटा में l + f1 - f0 अपन में 2f1 - f0 - f2 * h का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर खत्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपेरिकल रिलेशन, इस पर सवाल आपको हर साल पूछे जाते हैं बेटा, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नाउ नेक्स्ट उसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, सारे के सारे कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, और एटलीस्ट के साथ साथ एटमोस्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। डाइस के बारे में पता होना चाहिए पूरा का पूरा। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के मैराथन वाली क्लास देख लेना, उसमें मैंने पहला ही चैप्टर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है, बहुत बेसिक बहुत डेप्थ में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले पता है तो प्रोबेबिलिटी को आप निपटा सकते हो। ये सब कुछ मैंने रिवीजन आपको करवा दिया विद इन 20 to 22 मिनट्स में।
20 मिनट्स के अंदर अंदर। तो प्रयास करना मेरे चैंपियंस की इन सभी वीडियो को आप लास्ट मोमेंट पर भी देख सकते हो। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर जाओ, इंस्टाग्राम को फॉलो करो, वहां पर कमेंट में लिखना पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे चैंपियंस। बाकी कुछ भी चाहिए कमेंट में लिख देना।